ओके, गुड इवनिंग। चलो, ये जो क्लास था ये पहले हो चुका है ना? तो अब उस टाइम में बहुत डिस्टरबेंस था, तो मुझे इसको रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए डालना है, क्योंकि बाद में जब आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी वहाँ पे आपको काम आएगा, ठीक है? तो वहाँ बार-बार डिस्टरबेंस हो रहा था, बाद में आप लोग देखते तो फिर दिक्कत होता है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये रिपीट होगा, जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे ना वही चीज़ रिपीट होगा, कुछ मैं नया चीज़ जो है यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, तो आप चाहो तो इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो और जो लोग लाइव हैं वो लोग लाइव देख सकते हो, ठीक है? तो मुझे बस इसको रिकॉर्ड करना था, तो आप लोग लाइव भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डेड इसको देख सकते हो आप लोग। तो क्योंकि खाना खाने का टाइम है ना, बहुत लोग खाना खाने के लिए अभी होंगे या खाना नहीं खाए होंगे, तो देख लो। चलो। ठीक है, हम वन लाइनर्स के बारे में बात कर रहे थे कि झारखंड में कुछ क्वेश्चन जो है सीधे-सीधे वन लाइनर से पूछता है। तो यहाँ पे पहला चीज़ है फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट, तो झारखंड का पहला गवर्नर, पहला राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के पहले राज्यपाल का नाम है प्रभात कुमार। 2000 से लेकर 2002 के बीच में ये राज्य के पहले जो है राज्यपाल बने। ये पहले जो है फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे हैं और बाद में जो है ये राजनीति में आए और देन उसके बाद में झारखंड के ये 2000 में जब राज्य बना तो ये पहले राज्यपाल बने। अगर हम फीमेल गवर्नर की बात करें, महिला राज्यपाल की बात करें, तो वर्तमान में जो हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो जो है 2015 से 2021 के बीच में जो है ये इस क्षेत्र की या झारखंड के जो है पहली फीमेल गवर्नर, पहली महिला राज्यपाल के रूप में जो है उन्होंने पद का जो है पदभार ग्रहण किया था। मतलब राष्ट्रपति के ठीक राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले वो राज्यपाल थी झारखंड की। अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, मुख्य न्यायाधीश रांची जो हाई कोर्ट है झारखंड की, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हैं सबसे पहले झारखंड में, उनका नाम है जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। तो विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड के पहले जो है चीफ जस्टिस बने। अगर फीमेल चीफ जस्टिस की बात करें तो ज्ञान सुधा मिश्रा जो है राज्य की पहली फीमेल चीफ जस्टिस रही हैं, पहली जो है महिला मुख्य न्यायाधीश रही। अगर हम बात करें जो असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके स्पीकर जिसको हम हिंदी में विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं, तो इंदर सिंह नामदारी जो है पहले जो है राज्य के झारखंड के जो है पहले वो बने, विधानसभा अध्यक्ष बने, ठीक है। इनके बारे में बोला जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को पहले बिलोंग करते थे, बाद में जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट होकर भी जो है चुनाव लड़ा था। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ठीक है? और बाद में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से जो है वो असेंबली में स्पीकर बने। तो ये झारखंड के स्पीकर बनने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पहले ऐसे कैंडिडेट थे। चलो बात करते हैं हम, अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली डिप्टी स्पीकर की बात करें तो बैगुन सुमराई जो है पहले यहाँ के डिप्टी स्पीकर, विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पे ये रहे, बैगुन सुमराई। पहले चीफ मिनिस्टर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी को बिलोंग करते थे, जब 2000 में जो है झारखंड राज्य बना तो पहले मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी जो है इस क्षेत्र के चीफ मिनिस्टर बने। अगर हम इसके पहले के जितने भी चीफ मिनिस्टर शुरुआत से लेकर के रघुवीर दास जो कि 2014 से 2019 के बीच में जब ये चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी को बिलोंग करने वाले, ये पहले नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे, गैर आदिवासी जो है मुख्यमंत्री बने। देखो यहाँ पे जो है बीजेपी की अगर हम झारखंड की बात करें तो ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल कंप्लीट किया था। ठीक है, इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री थे, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कुछ तो 10 दिन, कुछ 15 दिन, कोई 100 दिन ऐसे थे। लेकिन रघुवीर दास पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने झारखंड के जो पूरे अपने टेन्योर को कंप्लीट करने वाले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद ये जो अभी हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अभी तक लगातार 3 साल तक चीफ मिनिस्टर है। मतलब कि ऐसा बहुत कम होता है झारखंड में जो पूरा अपना टेन्योर कंप्लीट करे, तो ये पहले थे। अब मे बी अगर हेमंत सोरेन कंप्लीट करते हैं अपने 5 साल के कार्यकाल को तो वो दूसरे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मधु कोड़ा जो है
झारखंड के क्षेत्र में जो है पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे, किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। हालाँकि वो दूसरे पार्टी के समर्थन के साथ में ही जो है वो चीफ मिनिस्टर बने 2006 से 2008 के बीच में। ठीक है, तो इनका नाम भी खास तौर पे याद रखना है, मधु कोड़ा ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, किसी मेन पार्टी से नहीं थे बल्कि मेन पार्टी के सपोर्ट से ये यहाँ पे आए मुख्यमंत्री के रूप में। चलो, तो ये 3 नाम हो गया, बाबूलाल मरांडी पहले, रघुवीर दास पहले 5 साल कंप्लीट करने वाले और नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, और मधु कोड़ा पहले ऐसे इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर थे जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, पार्टी के सपोर्ट से यहाँ पे मुख्यमंत्री बने 2006 से 2008। हालांकि कार्यकाल कंप्लीट हुआ नहीं, ऐसा ही होता है जब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनता है तो कुछ ना कुछ विवाद होता है। तो 2 साल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे रहे। चलो, अगर हम बात करें दूसरे स्लाइड में क्या है, हमारे पास पहला है फर्स्ट वुमन कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट में जगह बनाने वाली पहली महिला मिनिस्टर रही जोबा मांझी। तो ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को बिलोंग करती हैं, पहले महिला मंत्री बनी जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो है इनको शामिल किया गया। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो मुख्य सचिव जो कि किसी भी राज्य के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी की अगर बात करें पहले झारखंड में, तो विजय शंकर दुबे जो है झारखंड के पहले मुख्य सचिव बने। अगर अपोजिशन लीडर की बात करें तो जब बाबूलाल मरांडी यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर बने तो उसी टाइम में स्टीफन मरांडी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिलोंग करने वाले, ये पहले यहाँ के अपोजिशन लीडर बने, विपक्ष के नेता बने। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें तो शिवाजी महान कैरे जो है यहाँ के डीजीपी बने, महानिदेशक बने पुलिस के। तो ये पहले जो है डीजीपी बने झारखंड के। फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल, तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल का मतलब बेसिकली महाधिवक्ता, जो कि सबसे बड़ा जो है वकालत के अधिकारी या सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, जो राज्य सरकार की तरफ से जितने भी विवाद होते हैं उसको एक तरह से बोलना चाहिए कि हैंडल करते हैं, और वो जो है राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं किसी भी अगर कोई भी विवाद है उसके लिए। तो मंगलमय बनर्जी जो है राज्य के पहले महाअधिवक्ता के रूप में जो है यहाँ पे इनको पद मिला था। फर्स्ट लोकायुक्त की बात करें तो जस्टिस लक्ष्मण उरांव जो है झारखंड के पहले लोकायुक्त थे, लक्ष्मण उरांव। अगर हम पहले असेंबली में अगर 2000 की बात करें तो उस टाइम में नॉमिनेटेड असेंबली मेंबर फर्स्ट जो बने उनका नाम है जोसेफ पेसली गोल्डस्टीन। तो उस टाइम में जो है पहले क्या होता था कि एक एंग्लो इंडियन को जो है किसी भी राज्य की तरफ से एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। तो जितने इलेक्टेड मेंबर होते थे उसके साथ में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है, तो फिलहाल अब किसी भी तरह से किसी भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाता। पहले अशोक चक्र रेसिपिएंट की बात करें तो रणधीर वर्मा, तो रणधीर प्रसाद वर्मा, शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा आईपीएस अधिकारी थे 1991 में, जब एक बैंक में जो है आतंकवादियों को मुठभेड़ जब हुआ था तो रिवॉल्वर के साथ इन्होंने लड़ाई की थी और उसमें इनको शहादत मिली थी। तो रणधीर प्रसाद वर्मा पहले ऐसे जो है आईपीएस अधिकारी बने जिनको शहादत के बाद में अशोक चक्र जो है प्रदान किया गया। तो ये राज्य के पहले अशोक चक्र प्राप्त करता है, मरणोपरांत इनको दिया गया था। ठीक है, तो सिमिलर अल्बर्ट एक्का, शहीद एल्बर्ट एक्का 1971 में जब इंडो पाक वार चल रहा था तो उस टाइम में इनको शहादत मिली और उसकी वजह से जो है मरणोपरांत इनको फर्स्ट परमवीर चक्र दिया गया जो कि झारखंड क्षेत्र को बिलोंग करते थे। तो राज्य के पहले अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर प्रसाद वर्मा और राज्य के पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता शहीद एल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट अगर हम बात करें चलो, पहला है यहाँ पे फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट। तो रांची यूनिवर्सिटी जो है राज्य का पहला यूनिवर्सिटी माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। तो राज्य का पहला जो है पहला जो है यूनिवर्सिटी जो है रांची यूनिवर्सिटी को माना जाता है। आई थिंक ये 1960 में ये स्टैब्लिश हुआ था, 1960 को जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब कहाँ है, तो सिंपल सी बात है, रांची यूनिवर्सिटी नाम से ही क्लियर है, रांची झारखंड में स्थित है। 1960 को बनाया गया था, आई थिंक 12 जुलाई के आसपास, 12 जुलाई ही था शायद 1960 में जो है फर्स्ट यूनिवर्सिटी बना झारखंड का। अगर हम फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ स्टेट कहें
तो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची, तो ये भी रांची में स्थित है। तो अभी इसको रिम्स के नाम से जाना जाता है, रिम्स। ठीक है, रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जब ये 1960 में बना था, ये भी 1966 टू 1960 में बना था, तब इसको रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहा जाता था। बाद में इसका नाम राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से इसको जाने लग गया। ठीक है, और वर्तमान में इसको रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रांची इसका फुल फॉर्म है। अगर रिम्स इसको बोला जा रहा है वर्तमान में, तो इसका नाम है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये रिम्स के नाम से जाना जाता है। तो शुरुआत में इसको रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहा जाता था 1960 में। बाद में इसका नाम जो है 63 के आसपास चेंज करके इसको रिम्स के नाम से जाने लग गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा है यहाँ पे फर्स्ट कॉलेज ऑफ स्टेट। तो सेंट कोलंबा कॉलेज जो है आई एम सॉरी, सेंट कोलंबा कॉलेज जो कि हजारीबाग में है, ये राज्य का पहला कॉलेज माना जाता है। अब देखो, इस कॉलेज के बारे में बोला जाता है कि ये आयरलैंड का कॉलेज था, जो कि आई थिंक 1896 के आसपास में ये डेवलप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इसका कोलकाता के आसपास में कलकत्ता में इसका एक ब्रांच बना, और देन उसके बाद में इसका बिहार के क्षेत्र में एक ब्रांच बना। तो उस टाइम में जो है, इसके बाद में हजारीबाग क्षेत्र में इसका एक ब्रांच आया, जो कि अब झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। तो बहुत पुराना कॉलेज है। तो सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग वर्तमान में भी संचालित है। तो बहुत पुराना कॉलेज है ये। इसके बहुत सारे अलग अलग, इंग्लैंड में ब्रांच है, आयरलैंड में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसके ब्रांचेस हैं। तो इंडिया में ये 1900 आई थिंक 4 के आसपास में कलकत्ता में बना है ये। ठीक है, उसके बाद में 1906 के आसपास में जो है ये बिहार के क्षेत्र में लागू हुआ। तो ये अब झारखंड के हजारीबाग में स्थित है, समझो। तो ये झारखंड के क्षेत्र के लिए भी वही बात है कि ये सबसे पुराना कॉलेज है। तो फर्स्ट कॉलेज ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन के लिए सेंट कोलंबा कॉलेज। अगर हम फर्स्ट चेयरमैन की बात करें, जो कि झारखंड पीएससी के पहले चेयरमैन बने, तो उनका नाम है फैटिक चंद्र हेम्ब्रूम। अगर हम पहले वुमेन्स कमीशन ऑफ स्टेट के पहले चेयरपर्सन की बात करें, तो लक्ष्मी सिंह जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी, जो महिला आयोग बना था राज्य का, उसका। ठीक है, और ये साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगर हम फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात करें, फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो ये लक्ष्मी सिंह का ही नाम आपको याद रखना। ये पहली महिला ऐसी मुख्य सचिव बनी राज्य की, झारखंड की। फर्स्ट इंडियन क्रिकेट कैप्टन फ्रॉम स्टेट, तो राज्य को बिलोंग करने वाले पहले इंडियन कैप्टन क्रिकेट के कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। उनके अलावा भी कोई भी नहीं है। फर्स्ट स्टील प्लांट ऑफ स्टेट, जमशेदपुर में जो है पहला स्टील प्लांट लगाया गया। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। जमशेदपुर में एक वर्तमान में जो है, आप नाम सुने ही होंगे, टिस्को। तो टिस्को को ही जो है 1907 में लगाया गया था ये जमशेदपुर में। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर में। तो ये पहला स्टील प्लांट है राज्य का। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ स्टेट हु रिसीव द भारत रत्न, तो भारत रत्न दिया गया जहांगीर रतन भाई दादा भाई टाटा को। ठीक है, रतन जी दादा भाई टाटा, जेआरडी टाटा कहा जाता है। तो ये पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बने। फर्स्ट ट्राइबल रिवॉल्यूशन की बात करें, तो ढाल रिवोल्ट, जो कि 1767 से 1777 के बीच में बना हुआ था। ये रिवोल्ट जो है ढाल क्षेत्र में जो है ये किया गया था। ठीक है, तो ये पहला जनजाति विद्रोह है राज्य का। अब इसके बारे में हम लोग जनजाति विद्रोह जब पढ़ेंगे, तो हम इसको और अच्छे से इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे। चलो, अगर हम बात करें हाईएस्ट वाटरफॉल इन स्टेट, तो जो बूढ़ा घाट या लोड फॉल कहा जाता है जलप्रपात, ये जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है झारखंड का। 143 मीटर के इसकी हाइट से ये नीचे गिरती है। हालांकि ओवरऑल अगर इंडिया में देखा जाए तो ये 11वें नंबर में है, लेकिन राज्य के हिसाब से देखा जाए तो ये फर्स्ट है। अगर हाइट के हिसाब से इसके उसको देखा जाए वाटरफॉल को, तो 143 मीटर की हाइट से गिरता है। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन द स्टेट, तो देखो पूरे भारत में भी जो है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसको हम रिवर वैली कारपोरेशन के अंतर्गत आता है, तो ये भारत के इंडिपेंडेंस के बाद में बनने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है। 1948 से शुरू हुआ था
तो उस टाइम में तो ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में पड़ता था। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके अंदर में बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, कई डैम्स लगे हुए हैं, जिसमें से 4 से 5 डैम जो है झारखंड के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में हाइडल पावर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो कि दामोदर नदी घाटी में ये पड़ता है, दामोदर नदी में ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है राज्य का। लार्जेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का याद रखना है, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। अगर हम हाईएस्ट पिक की बात करें तो परसनाथ पिक जो है 1365 मीटर के साथ में जो है राज्य का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर हम हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग की बात करें तो एक कुंड है, समझो, जिसको सूर्य कुंड या सूरज कुंड इस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है सूर्यम कुंड भी, सूर्य कुंड यार के है ना, सूर्य कुंड हजारीबाग में पड़ता है। 88 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर रहता है और इसमें सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें हीलिंग कैपेबिलिटी है वहां के जल में। तो कई बार क्या होता है, बीमारी वगैरह का इलाज यहाँ पे हो जाता है। तो रिलीजियस एक कॉन्सेप्ट भी है, रिलीजियस एक बिलीफ भी है, इसको सूर्य कुंड में लोग जाते हैं, मेला लगता है, धार्मिक मान्यता भी है। लेकिन यहाँ से जो है जियोथर्मल पावर प्लांट बनाने के भी यहाँ पे स्कोप है। अगर हम बात करें स्टेट नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई सी, तो देखो ईस्ट सिंहभूम सिंहभूम जिसको हम पूर्वी सिंहभूम के नाम से जाना जाता है, तो ये डिवीजन जो है, ये जो जिला है, ये जो है समुद्र से सबसे नजदीक है। अब देखो झारखंड जो है किसी भी तरह से डायरेक्टली समुद्र के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन बंगाल के थ्रू जो है ये नजदीक अगर देखा जाए तो जो पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वो समुद्र से जल सबसे नजदीक है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे समुद्र का इफेक्ट भी पड़ता है, डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे समुद्री इफेक्ट है। अगर हम बात करें इसको, अगर आप मैप में देखना भी चाहें तो ये कुछ ऐसा है। तो ये पूरा हिस्सा जो है बंगाल के ही थ्रू है और इसी के बाद में जो है आप ये समुद्री तट से लगा हुआ है, बंगाल के तट के हिसाब से देखा जाए ये आपका ईस्ट सिंहभूम है, तो यही सबसे नजदीक पड़ता है। अगर समुद्री तट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से कोई भी जिला नहीं है जो समुद्र के इतने नजदीक पड़े ईस्ट सिंहभूम के अलावा। और अगर आप बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा झारखंड का क्षेत्र है, ये वेस्ट बंगाल है और यहां से है। ठीक है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। तो ये जो झारखंड है वो डायरेक्टली नहीं पड़ता लेकिन वेस्ट बंगाल के, लेकिन ये वाला हिस्सा जो वेस्ट सिम है ये सबसे नजदीक है, तो इसीलिए शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हो। तो आपको ये चीज ध्यान में देना है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसी में एक और चीज है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट, तो ये सबको पता ही है कि दामोदर नदी जो है 600 किलोमीटर यहाँ पे बनाती है झारखंड में, और ये यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। रिवर वाले सेक्शन में देखेंगे तो और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे लार्जेस्ट ट्राइब बाई पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर वो है, क्या बोलना चाहिए कि ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी। तो संथाल जो जनजाति है ये यहाँ का सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा जो है ट्राइब माना जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। मोस्ट डेवलप्ड की बात करें तो उरांव जनजाति, हालांकि ये अलग अलग स्टेट में इनके बारे में बोला जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में उरांव जनजाति साक्षर जनजाति मानी जाती है, मतलब कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति मानी जाती है। जाहिर सी बात है जिसकी वजह से डेवलपमेंट इसमें इनमें ज्यादा हुआ है, तो इसीलिए झारखंड के क्षेत्र में मोस्ट डेवलप्ड ट्राइब की बात करें तो उरांव जनजाति जो है सबसे ज्यादा विकसित जनजाति के रूप में जाना जाता है। अगर हम ओल्डेस्ट ट्राइब की बात करें तो आदिम जनजाति जब भी बात आती है तो असुर जनजाति सबसे आदिम जनजाति या पुरानी जनजाति मानी जाती है झारखंड के क्षेत्र में, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो। अगर हम बात करें द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब्स ऑफ झारखंड, तो झारखंड में जो है सरहुल जो फेस्टिवल है वो फेमस ट्राइब फेस्टिवल है या ट्राइबल फेस्टिवल है। तो ये याद रखना है पहला फेस्टिवल माना जाता है राज्य का। स्टेट्स मोस्ट फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र वाला जो एरिया है वो वेस्ट सिंहभूम है। ईस्ट सिंहभूम समुद्र से लगा हुआ मतलब नजदीकी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और वेस्ट सिंहभूम अगर हम फॉरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये मोस्ट फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया। अगर परसेंट के हिसाब से इसी क्वेश्चन को चेंज करता है तो जो चातरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 47.70% के साथ में ये सबसे आगे है।
मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब डिस्ट्रिक्ट बोला जाए जहां पे जनजातियों का निवास सबसे ज्यादा है, संकेंद्रण ज्यादा है, तो रांची जो एरिया है वो सबसे ज्यादा मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाता है, जहां पे जनजातियों का संकेंद्रण ज्यादा है। अगर डिवीजन को इसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, रांची डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सबसे आगे है, लेकिन जो संथाल परगना है वो बेसिकली संथाल जनजातियों का गढ़ माना जाता है। और ये डिवीजन जो है, पूरा डिवीजन स्पेशली किस लिए जाना जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में, या शेड्यूल्ड ट्राइब डिवीजन के रूप में जाना जाता है, मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब डिवीजन। चलो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अभी बात किया था, तो वो 1907 में हुआ जमशेदपुर में, तो ये चीज को ध्यान में देना है। प्रोजेक्ट टाइगर सेटअप इन पलामू क्षेत्र, तो पलामू से ही यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर का सेटअप स्टार्ट हुआ था, हालांकि पूरे देश में 1973 से ही स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ भी वही डेट है, याद रखना है, 1973 में पलामू क्षेत्र को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, पहाड़ों की रानी जिसको माना जाता है, वो नेतार हाट पहाड़ी है, जो कि छोटा नागपुर का प्लाटो एरिया है, उस एरिया में पड़ता है नेतार हाट। तो ये इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। स्टील सिटी ऑफ स्टेट, अब टाटा नगर को बेसिकली स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो टाटा नगर जो है स्टील सिटी ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री इन द स्टेट, तो ये जो जलपा करके जापला करके जो एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है ये सोन जो नदी घाटी है उस एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पर 1922 के आसपास में जो है यहाँ पहला सीमेंट फैक्ट्री लगाया गया था। अब इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है बोलना चाहिए कि जो चूना पत्थर है वो पाया जाता है, और यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट का फैक्ट्री लगाया गया था ब्रिटिश टाइम में, जब ब्रिटिशर्स का राज था 1922 में, उस टाइम में ये लगाया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जापला। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट माइनिंग हायर एजुकेशन सेंटर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको, ये जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहा जाता है, जो वर्तमान में जो है ये आईआईटी बन चुका है, लेकिन इनिशियली इसको जो है आईएसएम के नाम से जाना जाता था, आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। अब ये इसको जो है आईआईटी बन चुका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन चुका है। तो ये कहाँ पे है, तो ये आईएसएम धनबाद के नाम से ज्यादा फेमस है, तो ये धनबाद में बना था। ये बना था 1926 में, ठीक है, 1926 में ये बना हुआ है। तो सबसे पुराना जो है स्टेट का माइनिंग हायर एजुकेशन सेंटर के रूप में इसको जाना जाता है। उस टाइम में इसको आईएसएम के नाम से जाना जाता था, अब इसको आईआईटी धनबाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। बिगेस्ट म्यूजियम की बात करें तो रांची में है सबसे बड़ा म्यूजियम राज्य का। बिगेस्ट जू की बात करें चिड़ियाघर की, तो बोकारो में ये बना हुआ है सबसे बड़ा जू। चलो, कुछ डेटा जो है अक्सर झारखंड में सेंसस के हिसाब से पूछा जा सकता है, और मे भी अगर झारखंड का सेंसस अपडेट हुआ तो इन फ्यूचर आपको ये काम आएगा ये चीज। तो कुछ चीजें जो है आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अब जो है सेंसस से क्वेश्चन पूछना कम कर दिया है, और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगेन सेंसस का टाइम आ चुका है, डेटा बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन मैंने कल ही बताया था कि आप 3 करोड़ 30 लाख ऐसे करके इसको याद रख लेना करके मैंने बोला था, ठीक है। तो इसको उसी तरह से याद रखना, 3 करोड़ 30 लाख के हिसाब से। अगर हम बात करें कि टोटल पॉपुलेशन का शेयरिंग क्या है देश के साथ में, तो भारत का अगर टोटल पॉपुलेशन 100% जिसको हम बोल सकते हैं 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ना, तो यहां पर जो शेयरिंग है झारखंड का समझो तो ये शेयरिंग है 2.72%, ठीक है। तो ये 2.72%, ये जो 121 करोड़ की जनसंख्या भारत की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर माने हम, तो इसमें से ये जो 3 करोड़ 30 लाख है वो कितना बनेगा, 2.72% के अप्रोक्सीमेटली डेटा बनता है। तो शेयरिंग बोलेगा तो याद रखना है 2.72। चलो, अगर हमें, मैंने कल भी बताया था कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड का जो रैंक है वो 14th रैंक में बनता है।
मेल पॉपुलेशन 51% है, अगर फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो 48% है। अब ये इतना डीप में पूछेगा नहीं, लेकिन याद अगर रखना चाहो तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली डेटा याद रखना। डेटा मतलब एग्जैक्ट ना सही, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको मेल्स का जो पॉपुलेशन है वो अगर कंपेयर करें वुमेन पॉपुलेशन से तो थोड़ा सा ज्यादा है, 51 है, 48 का रेशियो बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये कई बार पूछता है कि 0 to 6 ईयर के बीच में जो बच्चे होते हैं जिनका पॉपुलेशन शिशु लिंगानुपात, इसको शिशु जनसंख्या बोला जाता है इसको, तो उनकी जनसंख्या मतलब टोटल जो है 16% जो है, अप्रोक्सीमेटली 16% इनका बनता है। छोटे बच्चे जिनकी एज 0 से 6 ईयर के बीच का एज है। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो देखो, जनसंख्या आप याद रखो ना रखो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि जनसंख्या झारखंड में 75 से 76% अप्रोक्सीमेटली और 24% शहरी जनसंख्या है। इससे एक चीज पता चलता है कि झारखंड का जो पॉपुलेशन है वो शहरी पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन या ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से। तो ग्रामीण जनसंख्या 76% के अप्रोक्सीमेटली है और शहरी जनसंख्या सिर्फ 24% है। तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, तो 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है वो 22% के अकॉर्डिंग जो है 22.4% के अकॉर्डिंग यहाँ पे वृद्धि हुई है। मतलब पिछले 10 सालों में 22.4% की वृद्धि दर यहाँ पे नोट किया गया। अगर बाई चांस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या का इंक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, तो वो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। धनबाद में सबसे कम हुआ है और कोडरमा में सबसे ज्यादा हुआ है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 साल का मतलब यहाँ पे 2001 से 2011 है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सेंसस के अकॉर्डिंग ही डेटा पूछता है। आगे अगर हम बात करें लार्जेस्ट डिवीजन की बात करें पॉपुलेशन में, तो मैंने ये चीज कल भी बताया था कि जो नॉर्थ छोटा नगर छोटा नागपुर एरिया है, ये सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा पॉपुलेटेड है, मोस्ट पॉपुलेटेड डिवीजन माना जाता है। अगर सबसे छोटा डिवीजन बोले जाए या लिस्ट पॉपुलेटेड डिवीजन की बात करें तो पलामू जो डिवीजन है वो सबसे छोटा डिवीजन है अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम देखा जाए तो। डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने कल ही बताया था कि रांची जो जिला है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है और जो लोहारडगा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम पॉपुलेटेड है, लिस्ट पॉपुलेटेड है। तो ये चीज रिपीट हुआ है, समझो कल भी हम लोगों ने इसको देखा था। शेड्यूल ट्राइब कई बार पूछता है क्योंकि देखो ट्राइबल स्टेट में कई बार जो है इस तरह की चीजें पूछी जाती है। तो शेड्यूल ट्राइब की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर जो है, एक सेकेंड ना, इस डेटा को 86 लाख जो डेटा है, 86 लाख जो वो है मतलब कि जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ठीक है। 3 करोड़ 30 लाख में से 86 लाख जो है ट्राइब्स कैटेगरी में आते हैं। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 26.2% जो है यहाँ पर क्या है, जनजातीय पॉपुलेशन है। अब आपको ध्यान रखना है ये पॉपुलेशन परसेंटेज में ज्यादा पूछता है, ट्राइबल पॉपुलेशन 26%, और अगर हम एससी की बात करें मतलब कि शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ये 12%, अप्रोक्सीमेटली 30% आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो देखो ट्राइब्स 26 है और उसके जस्ट हाफ क्या है, शेड्यूल कास्ट है। एससी 13% और एसटी 26%। तो ये दोनों परसेंटेज याद रखना, भले नंबर आप याद रखो ना रखो, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ट्राइब्स कितने परसेंट में है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के हिसाब से। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो झारखंड की जो लिटरेसी रेट है वो 66% है। 66% जो है यहाँ पे साक्षरता का प्रतिशत है, और उसमें अगर हम बात करें तो मेल का ज्यादा है 76 और महिलाओं का कम है 53%। ठीक है, तो 76% और 53% का रेशियो है यहाँ पर अगर महिला और पुरुषों की हम बात करें साक्षरता के हिसाब से। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सबसे ज्यादा साक्षर लोग रांची में हैं और सबसे कम पढ़े लिखे या साक्षरता सबसे कम है लिटरेसी रेट तो पाकुर डिस्ट्रिक्ट में है वो। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 महिलाओं में 1000 जो महिला हैं उनमें जो है 1000 जो पुरुष हैं उनमें महिलाओं की संख्या 948 है। जाहिर सी बात है जो 1000 पुरुष होते हैं उसमें महिलाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बाई करके वो सेक्स रेशियो बनता है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना, 948, ये सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात बोलते हैं इसको हिंदी में।
अगर हम हाईएस्ट लिंगानुपात की बात करें तो वेस्ट सिंहभूम, और कम की बात करें तो धनबाद जिला में है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है 948। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर हर एक एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 414 लोग रहते हैं, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी 414 है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है किसी भी राज्य के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि अब तो और बहुत बढ़ गया होगा, और ये पूरे भारत का यही हाल है, कहीं कोई भी एरिया छोटा नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भी ये 14वें नंबर पे आता है। तो आपको पॉपुलेशन बोले या पॉपुलेशन डेंसिटी बोले, दोनों कैटेगरी में 14वें नंबर पे है झारखंड। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद शहर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा है, और जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम है। ये चीजें मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं बस चाहता हूं कि आपको एक आइडिया मिले, अगर जनगणना के हिसाब से अगर कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है तो, क्योंकि एग्जाम वाइज ये चीजें काम आता है ना। चलो नेक्स्ट है, अगर हम पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स हैं वो 81 सीट है, 81 सीट है। ठीक है, 81 सीट है विधानसभा का झारखंड में। अगर हम बात करें यहाँ का मतलब कि विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो कितना है, 81 है। मतलब इलेक्टेड मेंबर की संख्या कितना हो सकती है, 81 हो सकता है। और विधानसभा में पहले एक मनोनीत करने किया जाता था, लेकिन अब वो कम हो गया है। तो पहले क्या होता था ना कि 82 सदस्य होते थे, अब 81 है, क्योंकि एक नॉमिनेटेड को यहाँ से हटा दिया गया है। आप चाहो तो इसमें ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ST SC को यहाँ पे जो है कैटेगरी को जो है कुछ सीट्स रिजर्व किए जाते हैं। तो 28 सीट जो है ST के लिए है, इसमें से 81 में से ST के लिए 28, और SC के लिए जो है वो 9 है। ठीक है, तो इस तरह से अनरिजर्व सीट कितना बच गया, अनरिजर्व सीट जो होता है वो होता है लगभग ये हो गया तो 44। ठीक है, तो ST के लिए रिजर्व है 28 सीट्स, और SC के लिए 9, और अनरिजर्व जो सीट्स हैं वो 44 है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 14 जो है, 14 जो है यहाँ पे सीट है लोकसभा सदस्यों के लिए। तो यहाँ से कितने जो वो जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, 14 लोग यहाँ से चुन करके जाएंगे। ठीक है, और राज्यसभा में 6 सीट है, यहाँ से 6 सीट जो है राज्यसभा का है, यहाँ पे 14 सीट लोकसभा का, और 6 सीट जो है राज्यसभा का है। ठीक है, लोकसभा में भी रिजर्वेशन के लिए कई बार आ जाता है। तो ST के लिए यहाँ रिजर्व किया गया है 5 सीट, और SC के लिए 1 सीट। बाकी जो है आपका 8 सीट जो है यहाँ पे अनरिजर्व है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो वेस्ट सिंहभूम वाला एरिया जो है यहाँ का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और सबसे छोटा जो है चातरा जो है सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है यहाँ का, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया। संसदीय क्षेत्र की बात हो रही है ना यहाँ पे। चलो हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार की हम बात कर रहे हैं। देखो अभी जो यहाँ पर मिनिस्ट्री फॉर्मेशन हुआ है, या गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस फाउंडेशन हुआ है, वो 29 दिसंबर 2019 से नया गवर्नमेंट यहाँ पे बना है। अब देखो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि गवर्नमेंट जब बना था तो यहाँ पर कौन इसके स्टेट के हेड कौन माने जाते हैं। तो 29 दिसंबर 2019 से लागू हुआ है। हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है गवर्नर। इसको जो है गवर्नर को जो है हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, राज्यपाल को। ठीक है, तो ये अध्यक्ष होता है, बेसिकली अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री ही होता है किसी भी राज्य का। तो गवर्नर कौन है यहाँ पे, CP राधाकृष्णन गवर्नर है। ठीक है, अगर हम बात करें हेड ऑफ गवर्नर की, तो हेड ऑफ गवर्नर जैसा कि मैंने कहा जो चीफ होता है, मुखिया होता है, वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। तो हेमंत सोरेन जो है यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिलोंग करने वाले यहाँ के नेता हैं।
तो ये यूपीए के साथ में गवर्नमेंट बनाया है, ठीक है। और यूपीए के साथ में गवर्नमेंट बनाया है, इसका मतलब ये है कि यूपीए किसका वो है, अलायंस है, वो कांग्रेस का अलायंस है, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ में इन्होंने मिल करके टोटल 51 सीट जीता और उसके तहत इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। अपोजिशन में कौन है, एनडीए है। एनडीए का मतलब बीजेपी का अलायंस है, जिसमें बीजेपी यहाँ पे प्रमुख पार्टी है। तो वो 30 सीट लेकर के वो दूसरे स्थान पे रही और वो अपोजिशन पे है। तो अगर आपसे पूछे कि अपोजिशन पार्टी कौन है, तो एनडीए है। हालांकि लीड कौन किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन लीडर कौन है, बाबूलाल मरांडी, जो कि पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, और वही क्या है, बीजेपी के लीडर है, और यही एनडीए अलायंस को लीड कर रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर, अगर अपोजिशन पार्टी पूछे तो एनडीए याद रखना है, गवर्नमेंट पूछे तो ये आपको यूपीए अलायंस याद रखना है। देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं हेमंत सोरेन, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट यहाँ किसका है, यूपीए अलायंस का है, गठबंधन का सरकार है, कोई इंडिविजुअल गवर्नमेंट नहीं बनाया है। लेकिन इसको लीड कर रहा है, हालांकि यूपीए अलायंस कांग्रेस की लीडरशिप में ही अलायंस बना हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है, इसलिए इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके मुखिया हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ही है जो कि लीड किया है, सबसे ज्यादा सीट उसके पास ही था। तो ये एनडीए का यहाँ पे अपोजिशन पार्टी के रूप में है। चलो अगर हम बात करें, ये लास्ट सेक्शन है आज के क्लास का, इसके बाद हम कल के क्लास में जो है कुछ ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इसमें देखो, जो गवर्नमेंट बनाया उसके बाद में जो मिनिस्ट्री बनी, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो देखो, एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरा होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो एक्चुअल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इसी में जो है सीएम को प्लस जितने भी कैबिनेट्स हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग रूल है, उप मंत्री होते हैं, इसके अलावा जो है अलग अलग कैबिनेट सचिव होते हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो काउंसिल का निर्माण होता है। काउंसिल मतलब परिषद होता है, ठीक है। ये परिषद है और ये कैबिनेट है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर को मिला दिया जाए, तब बन जाता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, परिषद बन जाता है। और ये बनता है आपका मंत्रिमंडल। तो ये मंत्री परिषद है काउंसिल, और ये मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल और चीफ मिनिस्टर और सचिवों को मिला दिया जाए, तब जाके आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, परिषद बनता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बस समझने वाली बात है। काउंसिल में आपके कैबिनेट्स और सीएम वगैरह सब आ जाते हैं। चलो अगर हम इस काउंसिल की बात करें तो इसके लीडर कौन है, ऑब्वियस सी बात है, चीफ मिनिस्टर जो होगा वो उसका लीडर होता है। तो हेमंत सोरेन जो वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं, वो यहाँ के लीडर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। इनके पास जो मिनिस्ट्री है, ढेर सारे मंत्रालय जो है किसी भी मुख्यमंत्री के पास होता है, जो बच जाते मंत्रालय होते हैं वो सारे। लेकिन इसमें मुख्य तौर पे आपको याद रखना है, फॉरेस्ट मिनिस्टर अभी कौन है, हेमंत सोरेन ही है। जो चीफ मिनिस्टर है वही वन मंत्री है। अगर कानून मंत्री की बात करें तो भी यही ही है। इसके अलावा अगर आपसे उच्च शिक्षा के मंत्री कौन है, तो भी चीफ मिनिस्टर ही है, हेमंत सोरेन। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, मतलब उच्च और तकनीकी शिक्षा के मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो भी हेमंत सोरेन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय इनके पास है, डिपार्टमेंट इनके पास है। एनवायरमेंट मिनिस्टर है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री इनके पास है, हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास है, इंडस्ट्री उद्योग मंत्री भी इन्हीं के पास में है, उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की, तो बन्ना गुप्ता जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम, मतलब कि होम मिनिस्टर वर्तमान में झारखंड के कौन है, बन्ना गुप्ता, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री। इसके अलावा जेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, बन्ना गुप्ता के पास में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बन्ना गुप्ता के पास में है। रामेश्वर उरांव जो है अभी वर्तमान में यहाँ के वित्त मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और खाद्य मंत्री भी यही है। इसके अलावा भी कमर्शियल टैक्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब चीजें भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ये मंत्रालय आपको याद रखना है। बादल जो पत्रलेख हैं, इनके पास है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन मंत्रालय इनके पास है। कृषि मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, दोनों इनके पास है। ठीक है, ये कंप्लीट होने वाला है, बस 2-3 मिनट की और टाइम लगेगा। चलो अभी आवाज आ रही होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे मंत्रालय किसके किसके पास है। तो हेमंत सोरेन मैंने बताया कि जैसा कि वन मंत्रालय, लॉ मिनिस्टर, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन,
बन्ना गुप्ता यहाँ के गृह मंत्री, जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं। रामेश्वर उरांव की अगर हम बात करें तो ये इनके पास में वित्त मंत्रालय है, खाद्य मंत्री है, ठीक है। बादल पत्रलेख के पास में है यहाँ का जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि पशुपालन मंत्रालय इनके पास है। कृषि और पशुपालन मंत्रालय इन्हीं के पास में है। अगर हम ग्रामीण विकास की अगर बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय अभी आलमगीर आलम के पास में है, ठीक है। इसके अलावा वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। तो रूरल डेवलपमेंट की बात आपको याद रखना है, आलमगीर आलम। चलो, ये है हमारा लास्ट सेक्शन, सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता जी के पास में है लेबर मंत्रालय, मतलब कि श्रम मंत्रालय इनके पास में है। इसके अलावा रोजगार मंत्रालय, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये भी इनके पास में है। तो सत्यानंद भोक्ता लेबर मिनिस्टर जो है अभी वर्तमान में यही है। हाफिजुल हसन इनके पास में माइनॉरिटी अफेयर्स का इनके पास में मंत्रालय है। इसके अलावा जो टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति मंत्री इनको बोल सकते हो, या जो टूरिज्म मंत्री इनको बोल सकते हो, तो टूरिज्म मिनिस्ट्री इनके पास में है। तो आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स के ये मंत्री हैं हाफिजुल हसन। इसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर्स जो चंपाई सोरेन है इनके पास में है, एसटी एससी माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी जो है चंपाई सोरेन के पास में है। जोबा मांझी के पास में है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो महिला एवं शिशु विकास, बाल विकास मंत्रालय इनके पास में है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जोबा मांझी। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके पास है। मिथिलेश कुमार ठाकुर इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये उतना इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है नहीं, लेकिन अभी जब से कोरोना हुआ है ना, तब से ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिथिलेश कुमार ठाकुर। तो चलो, ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसमें कौन कौन मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन शामिल हैं, इनमें याद रखना है। तो टोटल 11 लोग इसमें शामिल हैं, मुख्यमंत्री को मिला करके। कई बार एग्जाम में पूछ देता है, बताइए कि मंत्रालय में या मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में कितने लोग शामिल हैं। तो फिलहाल 11 लोग हैं, 11 लोग का मंत्रालय है यहाँ पे झारखंड में। कल के क्लास में हम लोग इसी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ और चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है कल कंटिन्यू रखना है। परसों के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जियोग्राफी वाला सेक्शन क्या होगा, या जियोग्राफी वाला क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।